हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि अगर मान लीजिए करंट किसी वायर के अंदर फ्लो हो रहा है तो उसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है यानी उत्पन्न मैग्नेटिक इफेक्ट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी उस धारा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि वहां पे हमको क्या करना है, वहां पे हमको राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है और किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम वहां से पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो डायरेक्शन की बात हो गई और उसी लेक्चर में हम लोगों ने ये भी बात की थी कि अगर ये पता करना हो कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कितनी स्ट्रांग है, ठीक है ना, यानी वो कितनी खतरनाक है, कितनी कमजोर है, ये सब बातें अगर पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे। तो जाते जाते हम लोगों ने उसका पूरा मतलब समझ लिया था कि क्या करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, बायोट सेवर्ट के बारे में समझेंगे। बायोट सेवर्ट ने एक लॉ दिया था, उस लॉ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी प्राप्त कर सकते हैं, ये देखेंगे। और वही आज देखेंगे, आज वही दिन है वो देखने का। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, बायो सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। अब इस नियम की खासियत समझिएगा। पहले तो हिंदी में लिख दे इसको, बायोट सेवर्ट का नियम। ठीक है, अब इस नियम की खासियत सुनिए। क्या खासियत है? खासियत ये है कि ये पूरे वायर के लिए नहीं एप्लीकेबल है। मतलब इन्होंने जो नियम दिया था, मान लीजिए पूरा एल लेंथ का कोई वायर है, सपोज कर ले रहा हूँ एल लेंथ का ये कोई वायर है, ठीक है, एल लेंथ है इसकी, ठीक है, और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। तो ये पूरे एल लेंथ के वायर के लिए इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने दिया था एक छोटे से सेगमेंट के लिए। मतलब ये पूरा एल लेंथ है तो मैं छोटा सा लेंथ ले रहा हूँ डी एल, छोटा सा लेंथ ले रहा हूँ डी एल, और इस डी एल लेंथ के कारण, डी एल लेंथ में ये जो धारा जा रही है तो इस डी एल लेंथ के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, इसके लिए ये नियम जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि शॉर्ट लेंथ के लिए इन्होंने दिया था, शॉर्ट लेंथ के लिए दिया था। ठीक है, अब उन्होंने बोला था, देखिए ये सभी चीजें एक्सपेरिमेंटल थी, यानी इनका जो नियम है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। इस चीज को समझिए, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ, एक्सपेरिमेंट पे काम किया गया था। जैसे कुलाम का नियम आप जानते हैं, हाँ है ना, तो कुलाम का जो नियम था ना, कुलाम्स लॉ, उसी से इंस्पायर्ड ये लॉ है। जैसे करंट में सॉरी चार्ज के लिए आप कुलाम्स लॉ पढ़ते हो, वैसे मैग्नेट में ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप कुलाम्स का लॉ पढ़ते हो। अगर मैं आपको एक बात समझाऊं तो आप ये मानोगे नहीं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कुलाम्स लॉ से ही आया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुलाम्स के लॉ से। अगर आपको बेसिक तरीका पता हो, बेसिक फार्मूला पता हो, तो आपको पता होगा कि E इज इक्वल टू लिखा गया था F अपॉन क्यू नॉट लिखा गया था, और ये F कहाँ से आया था, समझ में आ रहा है। तो यानी इस E का डेवलपमेंट, इस E के बारे में जानकारी कुलाम्स के लॉ के द्वारा मिली थी, या सीधा सीधा बोलो तो E को डिराइव किया गया था कुलाम्स के नियम के कारण। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुलाम लॉ की जगह कौन सा है, बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है ना, इस बात को पकड़िए, ध्यान से समझिए। मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये अपने आप में कुलाम लॉ है। ठीक ठीक, चलिए, जैसे कि कुलाम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल था, कुलाम्स का जो नियम था, क्या वहां पे कोई पहले से डेरिवेशन दिया गया था, कोई डेरिवेशन था जिसको आपने प्रूफ किया था? नहीं, वहां पे सीधा सीधा एक स्टेटमेंट था और उस स्टेटमेंट से आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। वैसे सेम कहानी बायोट सेवर्ट लॉ की है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस दोनों को रिलेट करके चलिए। कभी भी माइंड से बायो सेवर्ट भूले तो कुलाम्स को याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जैसे कुलाम्स लॉ एक स्टेटमेंटल क्या बोलते हैं लॉ है, वैसे ही ये भी क्या है, स्टेटमेंटल लॉ है। इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक स्टेटमेंट बना के दिया गया है, यानी ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद एक स्टेटमेंट तैयार किया गया और वही लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है, और वहीं से खेल चल रहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको मिल चुकी है। अब आप ये फील कर लेंगे कि बायोट सेवर्ट लॉ और कुलाम्स लॉ कैसे एक्सपेरिमेंटल है।
क्योंकि आपने कूलम्ब्स लॉ रटा हुआ है और कूलम्ब्स लॉ में प्रूफ करने जैसा कुछ था भी नहीं, है ना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट था उनके नियम का और आपने मान लिया, काम खत्म। न्यूटन साहब ने जो लॉ दिया उसका कोई प्रूफ है आपके पास? न्यूटन साहब ने जो नियम दिया था उसका कोई प्रूफ आपके पास है? कौन सा नियम सर? 50 नियम दिए होंगे। ग्रेविटी से संबंधित नियम दिए थे, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपन r स्क्वायर, इसका कोई प्रूफ दिया था उन्होंने? हमारे सामने एक स्टेटमेंट ही तो आया था, क्या हमने कोई फॉर्मूला डिराइव करके लाया? नहीं, है ना, इट इज ओनली अ स्टेटमेंट। बाकी आप देख रहे होंगे कि आप 75 फार्मूले लेके आ रहे होंगे। आपने यहां से देखा होगा कि E इज इक्वल टू वी अपॉन क्यू, ऐसे अगर मैं कर दूं E इज इक्वल टू वी अपॉन क्यू, तो वी अपॉन क्यू नहीं होता, वी अपॉन आर होता है। हाँ, सोचते रहिएगा, इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो इज इक्वल टू वी अपॉन आर है, ये अपने मन से आ गया था, एक स्टेटमेंट फार्मूला था। इसको प्रूफ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, इसको प्रूफ कर सकते हैं। हमसे कोई कहता है कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपन r स्क्वायर प्रूफ करिए, या F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर, तो ये बोथ फार्मूले क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। ये एक्सपेरिमेंट हम प्रूफ कर सकते हैं, यानी इसको हम किससे नहीं, इस मार्कर से नहीं प्रूफ कर सकते, एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो बस जब एक्सपेरिमेंटल है तो हम भी एक्सपेरिमेंटल मान लेंगे, बात खत्म, करना ही क्या है। अब देखिए कितना आसान है इनका नियम। इन्होंने कहा ना कि भाई ये पूरा का पूरा L लेंथ का तार है, अगर मैं इस DL लेंथ के ऊपर I करंट को देख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं छोटे नियम के लिए छोटे तार के लिए ही काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो DL लेंथ का वायर लिया, उसमें I करंट जा रहा है, तो इस DL के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, ठीक है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? बी के फॉर्मेट में लिखी जाएगी, मतलब बी से सिंबलाइज होगी, ठीक है। तो ये dB है, क्योंकि भैया छोटे तार के लिए ले रहे हो तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड होगा, पूरे के लिए लेता तो बड़ा वाला, और इन्होंने कहा कि जो छोटा वाला होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I इंटू DL के, I इंटू DL लेंथ पे जितना करंट गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो आप कोई पॉइंट लोगे, वहां से देख रहे होगे ना, अब आपने कहा कि ये DL, ध्यान से समझना, ये DL लेंथ का वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने अपने जीवन काल में पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि ये मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पोल में जाता है। और एक प्रॉपर्टी और थी कि भाई जितना इसके नजदीक रहोगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की नंबर्स ज्यादा मिलेंगे, यानी इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। जितना दूर होगे, जैसे इस पॉइंट पे मैं रहूंगा तो मुझे ज्यादा खिंचाव मिलेगा, इस पॉइंट पे जब मैं आऊंगा तो खिंचाव कम मिलेगा, ट्रैक्शन कम फील होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ क्या होती है? वेरी करती है, ये सब जानते हैं। एक चुंबक है मेरे पास है, ये रहा, ये एक चुंबक है, इसके कई टुकड़े हैं, थे नहीं लेकिन कर दिए गए, तो देखिएगा ध्यान से, ये एक चुंबक है, ये वाला टुकड़ा लिया मैंने और ये वाला लिया, ठीक है ना। अभी इनके बीच में कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं है। मैं थोड़ा सा और नीचे लेके पास लेके गया, देखिए इसने क्या कर दिया, इसको ढकेल दिया कि नहीं ढकेल दिया, है ना। अब और पास लेके देखिए, यहाँ पे अब फिर कुछ नहीं हो रहा है, फिर और पास लेके जाऊंगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, देखिए चिपका लिया। तो जब मैं पास बढ़ते जाऊंगा, मतलब पास होते गया हूं, तो क्या हुआ? इंटेंसिटी बढ़ते गई है। अगर मैं दूर रहूंगा, इसको यहाँ पे रख लूँ, इसको यहाँ पे रख लूँ, कोई संपर्क, कोई फोर्स नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी उतनी है ही नहीं, फील ही नहीं होगा, समझ पा रहे हो ना। लेकिन जितना मैं नजदीक लेके आऊंगा उतना ही इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है उसको खींचना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। तो जितना नजदीक रहोगे उतना ज्यादा क्या रहेगा? फोर्स फील होगा, और जितना दूर जाएंगे उतना ही फोर्स कम होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से एक बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि भैया दूरी बढ़ने पे, मान लेता हूं कि ये पॉइंट है P, मान लेता हूं कि ये DL था ना लेंथ, इस DL लेंथ पे एक पॉइंट P है। अब मैं इस DL से इस P की डायरेक्ट डिस्टेंस देखूं तो कितनी है? R, दिख रहा है ना। और बड़ा लिखूं अगर नहीं दिख रहा है तो इतने को DL मान लो, ठीक है, इस पॉइंट को P मान लो। अभी तुम 2 मिनट बाद आना बेटा,
यहाँ से लेके यहाँ तक मान लिया डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि अगर ये r बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी हो क्या होगी, कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी। यानी यहाँ हूँ तो थोड़ा बहुत जो फील हो रहा था यहाँ पे और कम फील होगा, यहाँ पे चला आया और कम फील, यहाँ पे आ गया एकदम कम होने लगेगा। समझ पा रहे ना? यानी स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, क्या बात है कि भैया दूरी बढ़ने पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो रहा है। पहले में ये बोला गया था कि जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आइडियल। अभी इसको तो मैं नहीं समझाया हूँ, अभी इसको बाद में समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। इसको एक साथ क्यों लिख दिया गया अभी आप समझ जाओगे। लेकिन यहाँ पे dB का अगर मैं रिलेशन देखूं r के साथ तो उल्टा चल रहा है, r बढ़ेगा dB घटेगा। ये लेंथ बढ़ाऊंगा तो जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। तो इनवर्स वाला लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, और वो भी ये घटेगा ना तो स्क्वायर के फॉर्म में घटेगा, दैट मीन्स 1/r स्क्वायर। समझ में आया? तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। क्या ये बातें क्लियर हो गई? अच्छा, यहाँ पे अभी थोड़ा सा मामला अटका हुआ है ना, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसको हमने जल्दीबाजी में लिख दिया। मेनली ध्यान से देखिएगा, ये देखा गया कि जब इधर से धारा भेजी जा रही है, धारा भेजी जा रही है, अगर वो धारा मान लेता हूँ कि 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर धारा मैंने भेजी, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने सपोज कर लो कि 5 टेस्ला फील किया। किस पॉइंट पे? इस पी पॉइंट पे। ऐसे जस्ट मैं कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 2 एम्पियर धारा भेजोगे 5 टेस्ला, बस एक एज्यूम कर रहा हूँ फील कराने के लिए। अगली बार मैंने करंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया। करंट को कितना बढ़ा दिया? तो सर मैंने 4 एम्पियर कर दिया। तो 4 एम्पियर कर दिया तो देखा गया यहाँ पे कितना टेस्ला हो गया, 10 टेस्ला हो गया मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। समझ पा रहे हैं? यानी करंट बढ़ाया जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। जितना कमजोर करंट भेजूंगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी। जितना तगड़ा क्या भेजूंगा, करंट, जितना तगड़ा करंट उतना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि मैग्नेटिक फील्ड का I के साथ तगड़ा रिलेशन है ना। और वो कैसा है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहीं पे dB ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dl के, है ना। जितना ज्यादा लेंथ रहेगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, है ना भाई। ऐसे समझ लो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने यहां से लेके यहां तक इस पूरे लेंथ में देखा तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स बनी है, ऐसे एज्यूम कर लो गोला गोला 10 तो बनी है ना। सिर्फ इतने ले रहा हूं तो कितना है, 1 2 3 ही है ना। जब मैं इतना ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएंगी। थोड़ा सा और बढ़ा लो, यहाँ देखो तो 1 2 3 और 3 6। अब इतने में कितनी मिल रही है, 6। इतने में कितनी मिल रही है, 3। और इस पूरे में कितनी मिल रही है, 10। समझ पा रहे हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा बड़ा होगा, मतलब जितना ज्यादा होंगे नंबर्स इसके, उतना ही ज्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी। तो जितना लंबा तार लोगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिलेगी। समझ पा रहे हो ना? इसीलिए यहाँ पे लिखा गया dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl एंड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये सब एक्सपेरिमेंटल बात है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यहां से देखा जा रहा है। क्या बात समझ में आई? अब इसके अलावा एक और अनोखी बात समझ में आई। वो ये समझ में आई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है, वो कैसी है, परपेंडिकुलर है। किसके? करंट के। यानी ये जो करंट कैरिंग वायर है इसमें करंट की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा? अब अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर अगर हमको दिखाना हो कि मान लीजिए ये B है और ये I है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए हम किसका यूज करेंगे? क्या बता सकते हैं आप? परपेंडिकुलर के लिए आप किसका यूज करोगे सर? परपेंडिकुलर, अरे भाई यहाँ पे बोल दिया गया कि भाई यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने सीधा सीधा लिख दिया, इनवर्स प्रोपोर्शनल है उल्टा करके लिख दिया। लेकिन अभी परपेंडिकुलर के लिए हम कौन सा यूज करते हैं साइन? अच्छा चलो एक और हिंट देता हूं मैं, ठीक है ना। हम लोग वर्क पढ़ रहे थे तो वर्क में हम लोगों ने पढ़ा था कि ना फोर्स जो वर्क होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, अलोंग होता है। यानी आपको वो फोर्स लेनी है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग चल रही है, या वो डिस्प्लेसमेंट लेनी है जो फोर्स के अलोंग है। परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर पे जीरो, यानी माना जाएगा वहां पे वर्क जीरो।
हमेशा along लेनी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट लेनी है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन की फोर्स लेनी है, यानी पैरेलल केसेस चल रहे हैं। तो पैरेलल वाली कहानी ली थी। तो पैरेलल में हमारे सामने क्या था, क्या बात ये समझ में आ रही है जी? पैरेलल में ऑलवेज हम क्या लिए थे, कॉस, और परपेंडिकुलर आ जाता इस चीज को कहाँ पे हमने लिया है, टॉर्क में, है ना। हमें हमेशा क्या लेना होता था, फोर्स को लेना होता था, लेकिन जो फिक्स पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, साइन थीटा, है ना। तो यहाँ भी क्या आएगा, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है टू द वायर टू द करंट। ठीक है, क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। समझ में आ गया। अब मैं इसको सही तरीके से लिख दूं, तीनों को अगर मैं मिला के लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपन पूरे के नीचे R²। आ गया। अब क्या ऐसे ही छोड़ दूंगा, नहीं, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे क्या होगा बाकी IDL साइन थीटा अपॉन R²। ठीक है, ठीक। अब ये जो आया है ये कौन सा फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है नहीं, इसको इस वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली बात ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। यहां भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। इस चीज को आप ऐसे भी फील कर सकते हो कि यहाँ पे साइन थीटा आया है, साइन थीटा जब भी आता है तो ऑलवेज क्या पैदा होता है, वेक्टर पैदा होता है, ठीक है ना। आपने ये पढ़ा है यस और नो कि आप दो लोगों का क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो क्रॉस जब भी करोगे तो AB साइन थीटा लेंगे, ठीक है ना, AB साइन थीटा। यहाँ पे ये माना जाएगा कि ये कैसे A क्रॉस B क्यों ले रहा हूँ, ये इसलिए ले रहा हूँ कि मैं ये मान रहा हूँ कि A और B आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे पहली कंडीशन यही होनी चाहिए, है ना, A और B क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का हम आपस में क्या कराएंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो ऑलवेज हमेशा क्या पैदा होगा, साइन थीटा पैदा होगा। और यानी साइन थीटा पैदा हुआ है तो 100% ये वेक्टर है। ठीक है, क्लियर है, ये बातें समझ में आ रही है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप सीख चुके हो ये बात, ठीक। तो साइन थीटा आया है तो स्वाभाविक बात है कि भैया यहाँ पे ये क्या होगा, वेक्टर होगा। अब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहूँ, वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो क्या इसका वेक्टर फॉर्म हमको लिखने आएगा। आप लोगों ने कूलाम्स लॉ देखा था, कूलाम्स लॉ में हम फोर्स को डिराइव कर रहे थे तो उसका भी हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म देखा था। वेक्टर फॉर्म कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी को पता है कुछ, एनीबॉडी नो अबाउट दैट। क्या चाहिए हमको इस पूरे में, क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए सर। आई के पास डायरेक्शन है, आई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नो सर। डीएल वेक्टर क्वांटिटी है, नो सर। आर वेक्टर क्वांटिटी है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, है नहीं, कर सकते हैं, वेरी गुड। डीबी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या तरीका है हमारे पास। सर हमारे पास एक तरीका था, तरीका ये था भाई, तरीका ये है कि सपोज कर लीजिए कि कोई आर वेक्टर है ना, तो एक वेक्टर है, जैसे सपोज करिए ऐसे ले लेता हूँ, ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वेक्टर के लिए क्या चाहिए सर, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, और डायरेक्शन मतलब ए का कैप, बात खत्म, ठीक है। इसी को और सही तरीके से लिख दो, तो इसको ए इंटू ए कैप भी लिख सकते हो, हाँ या ना, जैसा नो। यानी अगर कोई वेक्टर में हम किसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो ये मस्ट कंडीशन है कि भैया उसका क्या लिख दो, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ठीक है, बस ये याद रखना है। अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आर है तो आर को कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मैं आर को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, सपोज कर लो आर को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कैप, होगा कि नहीं होगा, सॉरी
आर इंटू आर कैप, आर इंटू आर कैप। मुझे क्या चाहिए बताओ, मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए सर, यहाँ पे डायरेक्शन डालनी है, तो आर कैप निकालनी है, तो इसको इधर भेज दो, आर अपॉन आर इज इक्वल टू आर कैप। ये आर कैप इज ओनली फॉर डायरेक्शन, सिंबलाइज कर रहा है, और ये यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं और 1 की जगह पे इसको लिख दूं तो कोई दिक्कत है? डायरेक्शन बताने के लिए तो सिर्फ आया है बेचारा, तो यहाँ पे बस वही करूंगा मैं, लिख दिया जाए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओहो 4 नहीं बन रहा है, 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन पूरे के नीचे आर स्क्वायर इंटू यूनिट 1 है ना, तो यूनिट वेक्टर की जगह पे हम इसको लिख देंगे आर कैप, सॉरी आर कैप की जगह पे तो लिखना है, काम करो आर कैप लिख दो। आर कैप लिखोगे तो क्या होगा? वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी आर कैप के जगह पे रखो, ठीक है ना, ये स्केलर फॉर्म है, इसको लिख देना, ये इट इज अ स्केलर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म। इसको और सुधरे हुए रूप में अगर हम लिखें, ये वेक्टर फॉर्म है, अब इसको सुधरे हुए रूप में लिखते हैं, कहाँ से लिखे जाए? इसको मिटा देते हैं जो एक्सपेरिमेंट किया, अब इसकी जरूरत है नहीं। इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन पूरे के नीचे आर स्क्वायर और यहाँ पे आर कैप होगा। अब ये वेक्टर फॉर्म है, अब इस आर कैप की वैल्यू रख दो, तो डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप की जगह पे लिख देंगे आर वेक्टर अपॉन आर हो जाएगा, और आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर क्यू। और ये क्या है आपका? शुद्ध वाला वेक्टर फॉर्म, प्योर वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, आर वेक्टर, ठीक है, क्लियर है? हमसे लेकिन फॉर्मूला देखिए, हमसे इंटेंसिटी पूछेगा तो हम यही बताएंगे, और डायरेक्शन पूछेगा इसको निकालने की जरूरत नहीं ना, राइट हैंड थंब रूल क्या लगा देंगे? राइट हैंड थंब रूल, क्लियर है? यही है राइट हैंड, ये है थंब रूल लगा देंगे, राइट हैंड थंब रूल, क्लियर है? हाँ सही है, ऐसे करते करते यही आया था, क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया कि मान लेता हूँ कि एल लेंथ का कोई तार है, ये पूरा एल लेंथ है, ताकि थोड़ा सा ये फील हो कि ये वायर है, ठीक है ना। हमने इतनी लेंथ केवल ली है, यहाँ पे करंट कितना है? IDL है, ठीक है। इस IDL से हमेशा जो पॉइंट लेना है वो ऑलवेज कैसा लेना है? परपेंडिकुलर। सपोज करो थीटा एंगल पे है कोई पॉइंट P, ठीक है ना। ये याद रखना कि अगर मैं क्या ले रहा हूँ, अगर मैं इसके अलोंग लूँगा तो हमें जो मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जैसे मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लो ये वायर है, इस वायर के अंदर ये इधर इस डायरेक्शन में करंट पैदा हो रही है और मैं इसी में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करूँ। ये है वायर है तो अंगूठा मेरा एक्सप्रेस कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में है। अब मैं इसी डायरेक्शन में ये जो जिसको हम क्या करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए करते हैं। राइट हैंड थंब रूल आपको पता होगा, ठीक है ना। जिधर धारा बह रही है उधर अंगूठा कर लो और उसके बाद क्या करो, हाथ को पूरा का पूरा ऐसे कर्ल कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस हाथ को इधर कर्ल करने के बजाय, मैं जानता हूँ कि इधर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है तो मैंने उधर ही हाथ रख दिया, है ना, उसी डायरेक्शन में। तो मुझे ये फील हुआ कि किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया था, ठीक है ना। ये बात भूलिएगा मत, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P जो इस आइडियल के साथ क्या है? थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। देखो यहाँ पे आप जैसे जैसे थीटा को बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी, थीटा को घटाओगे वैसे ही घटती जाएगी, ऐसे समझ सकते हो। मैं आपको फील करा सकता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है, सपोज कर लो कि यहाँ पे एकदम ऐसे है तो ये क्या हो गया? 90 पे हो गया। 90 पे सबसे मैक्सिमम हमको मिलती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जितना मैं इसको ऐसे डाउन करते जाऊंगा एंगल घटते जाएगा,
है ना। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, साइन थीटा। साइन थीटा की अगर वैल्यू आपने पढ़ी हो अपने जीवन काल में तो 0 पे क्या होता है, 0 होता है। 30 पे क्या होता है 1/2, 45 पे 1/√2 है ना। 60 पे क्या होता है √3/2 और 90 पे क्या होता है 1। देखिए सबसे पहले 0 था और अंतिम तक 90 तक आते आते क्या हो गया 1। बड़ा है कि नहीं बड़ा है। यहाँ पे 0.5 है, यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ गया, यहाँ से 0.7 हो गया और वहाँ पे 1 हो गया। तो ध्यान से देखिए बढ़ते हुए जा रहा है नहीं बढ़ रहा है। यानी एंगल बढ़ाने पे अगर वैल्यू बढ़ रही है तो सीधा सीधा लक्षण है किसका, साइन थीटा का। अगर एंगल बढ़ाने पे वैल्यू घट रही है तो सीधा सीधा लक्षण है कॉस थीटा का, क्योंकि कॉस थीटा में क्या होता है इसका उल्टा होता है। 0 पे 1 होता है और 90 पे क्या हो जाता है 0। तो एंगल बढ़ता है तो वैल्यू घटती है। यहाँ पे क्या होगा, यही सेम कहानी देखी गई। जितना हम एंगल को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, उतना ही वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो इसका मतलब एंगल घटाने पे वैल्यू घट रही है तो साइन थीटा का लक्षण है। यहाँ से भी आप समझ सकते हो। और जब हम एकदम 90 पे आ जाते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा मुझे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी नजर आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इस सब को सोच के साइन थीटा को लिया था, देखते हुए। ठीक है, सोचा समझा देखा बहुत कुछ किया तब जाके साइन थीटा को लिया गया है। तो यहाँ पे कई लोग ये सोच रहे होंगे कि थीटा काहे ले रहे हैं, डायरेक्ट 90 डिग्री काहे नहीं ले लेते। नहीं, आप कोई भी एंगल ले सकते हो, है ना। थीटा रखूंगा तो सही रहेगा ना भाई हम ये पॉइंट पी कहीं भी चूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई हमको ये देखना होगा कि बस इस वायर के साथ कैसा ये क्या कर रहा है, एंगल क्रिएट कर रहा है। अब फील आ गया होगा इस चीज का। ठीक है, अब मैं इस छोटे से लेंथ के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालता हूं तो dV इज इक्वल टू मेरे पास आता है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे खेल रहा हूं अभी इस समय, μ0/4π एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट की कहानी नहीं है, फील आ जा रहा है बार बार कूलम्ब्स का। तो यहाँ पे IDL sin θ/r²। लेकिन प्रॉब्लम ये थी बहुत छोटे के लिए था, बहुत छोटे लेंथ के लिए है ना, बहुत छोटे लेंथ के लिए। अब इतना बड़ा तार है, इतने से का केवल ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें पूरे का चाहिए ना। तो बहुत छोटे लेंथ के लिए है तो क्या दिक्कत है। कैलकुलस किस दिन के लिए बना था, इंटीग्रेशन जैसा क्या होता है ना। तो इंटीग्रेट कर दो ना भाई, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। इंटीग्रेशन लगाएंगे dB का, ये तो ऐसे एकदम वायर की तरह हो गया, छोटा बना देते हैं। तो dB और इधर भी कर देंगे μ0/4π इंटू IDL sin θ/r²। अब ध्यान से ये पकड़ना होगा कि कौन इसके अंदर रहेगा कौन जाएगा। dB को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो छोटा छोटा dB मिलकर क्या बना देगा, बड़ा वाला B। तो इसमें तो कोई दुविधा है नहीं भाई, अगर इतने के लिए dB है तो पूरे के लिए B होगा, इंटीग्रेट करोगे मिलेगा कैपिटल B। अच्छा, उसके बाद इसमें देखो μ0/4π, बिल्कुल अभी इसकी चर्चा करेंगे, कांस्टेंट है ना। इसको इधर बुला लो बाहर, है ना। अब आई तो भाई जब करंट में एक बार तुमने करंट फ्लो करा दिया, सॉरी वायर के अंदर जब आपने एक बार करंट फ्लो करा दिया तो बार बार चेंज करेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर जाएंगे चेंज कर रहे होंगे नहीं, उसी पे काम कर रहे होंगे ना। तो आई तो कांस्टेंट है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आई को भी बाहर बुला लो। डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे तुमको देखना है डिस्टेंस, जब हम इंटीग्रेशन कर जाएंगे तो हटाएंगे घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं हम इधर कर दिए नहीं, अब हमारा मन यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ देखेंगे। पॉइंट तो फिक्स रहेगा ना जिस पॉइंट पे देखना चाहते हैं, तो यानी डिस्टेंस भी फिक्स रहेगी तो r² भी साथ चला आएगा। और जब पॉइंट फिक्स रहेगा तो एंगल भी फिक्स रहेगा, तो साइन थीटा भी आ रहा है साथ में। ठीक है, अब बात आती है डीएल की। तो पूरा खेल डीएल पे ही तो था, यही तो डीएल था, इसी को हमको जोड़ को क्या करना है, बड़ा पूरे एल के बराबर कन्वर्ट करना है, यानी डीएल जोड़ना है और एल बनाना है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये डीएल नहीं बाहर आएगा क्योंकि इसी को हमको जोड़ना है। तो जोड़ना जिसको, इसको रख दिया अंदर। कहां से कहां तक जोड़ना है सर, यहां से, यहां पे 0 था, यहां तक आते आते इसकी लेंथ L हो जाती है, तो 0 से लेके L तक। ठीक है, खत्म, समझ में आ गया। तो 0 से लेके L तक मुझे जोड़ना है, बस यहां पे हमको खेल लेना है, बस हो जाएगा। चलो अब यहां पे आ जाते हैं। तो B ऐसे ही रहेगा, B इज इक्वल टू μ0/4π और यहां पे हो जाएगा I sin θ/r²। और यहाँ पे क्या होगा, dl हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन में पढ़ा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं dx कर रहा हूँ और अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं तो 1 मान लूंगा, और कांस्टेंट का जब भी मैं करूंगा तो x आएगा, क्या आएगा x। तो ऐसे ही यहाँ पे dl है, देखिएगा मैंने यहाँ पे x बनाया है, तो dx है तो इसका क्या आएगा, x आएगा। यानी इंटीग्रेशन कर रहे हो, अंदर कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा केवल ये साइन है, तो अंदर करोगे तो क्या मिलेगा,
ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका मैं सॉरी यहाँ पे dl को मैं भूल गया, यहाँ पे dl है, तो dl का अगर मैं करूँगा तो क्या मिल जाएगा, l मिल जाएगा, और यहाँ पे 0 से लेके l तक चलना है, तो यहाँ पे i साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, l आ जाएगा 0 से लेके l तक। अब क्या करते हैं, तो भैया ये लोअर लिमिट है, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, है ना। और जब लिमिट दिया है तो करते क्या है कि भैया इस ये जो बीच में आया है इसी के जगह पे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर इसी के जगह पे लोअर लिमिट लिखते हैं और घटा देते हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू आई साइन थीटा अपॉन पूरे के नीचे आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा l माइनस 0 हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे है अगर x स्क्वायर होता तो l का स्क्वायर हो जाता, ठीक है। अब l माइनस 0 खेल खत्म, l ही बचा, तो सीधा सीधा ले आके लिख दो कि b इज इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्केलर फॉर्म है, इसको और सही फॉर्म में लिख लो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई एल साइन थीटा अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ भी वेक्टर लगा दो, खत्म, मिल गया आपको वेक्टर फॉर्म, और यहाँ पे मिल गया स्केलर फॉर्म, ठीक है। तो छोटे तार के लिए इन्होंने दिया था, मतलब छोटे लेंथ के लिए दिया था, हमने पूरे तार के लिए निकाल दिया, पूरे एल लेंथ के लिए निकाल दिया थोड़ा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया कि b इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे है आई एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आया है। अब ये जो b है, सबसे पहली बात तो वेक्टर है, अब कुछ जल्दी जल्दी इसके बारे में भी लिख देते हैं, वेक्टर है, और b जो है परपेंडिकुलर है आई डी एल के, b जो है परपेंडिकुलर है r के, है ना। तो ये बातें आप जान गए होंगे, ठीक है ना। वेक्टर में 100% साइन थीटा आता है, दैट मीन्स हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखेंगे, ठीक है, आगे क्या देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आगे अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, ये SI यूनिट, तो ये SI यूनिट इसकी होती है टेस्ला, क्या होती है, टेस्ला। और जो CGS यूनिट होती है, CGS यूनिट, ठीक है, वो होती है गॉस, ठीक है, गॉस होती है। अगर हम 1 टेस्ला इज इक्वल टू गॉस देखें, यानी 1 T इज इक्वल टू कितना गॉस, तो 10 पे पावर 4 गॉस होगा। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पे पावर 4 गॉस, क्लियर है। ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट था, हो गया। अब आता है यहाँ पे देखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो स्पेशली म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो ध्यान देंगे, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7, और यूनिट भी होगी, जाहिर सी बात है यूनिट होगी, क्या होगी यूनिट, तो यहाँ पे इन सबको हटा के उधर भेज दीजिए तो मिल जाएगा आपको, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 पे पावर -7। तो जब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखेंगे तो उसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, 10 पे पावर -7, और म्यू नॉट की जगह पे क्या लिखोगे ऑलवेज, 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज म्यू नॉट, है ना, क्योंकि इसके ऊपर पहले काम करते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। भाई एक बात बताइए, ये तार है और ये क्या है, ये कोई पॉइंट P है, तो इसके बीच में कुछ होने की संभावना हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकता है कुछ रखा हो, है ना। तो अभी जो हम ये वैल्यू दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं कि यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस पे हम देख रहे हैं कि एक तार लिया है और उस तार के द्वारा प्योर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्राप्त कर रहे हैं। बीच में जाहिर सी बात है, अगर दो चुंबक हैं, दो चुंबकों के बीच में हम किसी ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो इंटेंसिटी पैदा नहीं होगी, है ना। होती है, कई लोग करते हैं, देखते होंगे आप लोग। जैसे सीधा सीधा मैं ऐसे समझाता हूँ,
अभी फिलहाल में ये मैग्नेट है, अभी मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे चिपका रहा हूँ, तो बीच में इसके कुछ है, हवा के पार्टिकल है मान लेते हैं, तो ये आसानी से इसको चिपका लेगा। लेकिन अभी क्या करते हैं ना, कई लोग यहाँ पे एक तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे मैं कैसे रखूँ, यहाँ पे रखने से बढ़िया है मैं किसी और पे रखता हूँ। पतली सी कॉपी लेने से एक पेज दीजिए ना, सबसे बेहतर रहेगा। देखिए अब ये पेज है, इस पेज के ऊपर मैंने एक को रखा, रुक जाओ बेटा तुम यहाँ रहो, और नीचे एक को रखा, ठीक है। तो देखिए अभी भी चिपक रहा है, देखिए देख रहे होंगे आप, देखिए है ना, देखिए चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है। लेकिन अभी इसकी इंटेंसिटी सीधा चिपकाने से कम हो गई है, बीच में कौन आ गया, ये पेपर आ गया है ना। तो ये इसका मतलब यही है, ये म्यू नॉट क्या करने के लिए है, म्यू नॉट ये दिखा रहा है कि हम जो लिए हुए ये पॉइंट और ये जो वायर है, ठीक है ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड जो है तब के लिए है, यानी इंटेंसिटी तब देख रहा हूं जब कुछ नहीं है ना। और जब हम कुछ डाल देंगे तो वो मीडियम की परमिटिविटी कहलाएगी। अभी ये कौन सी परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की। अब कुछ डाल दिया, जैसे ये पेज डाल दिया ना, देखिए अगेन मैं दिखाना चाहूंगा, ऐसा नहीं मैं वो कर रहा हूं। अब देखिएगा ये पेज है कि नहीं है, इसके बीच में चिपका हुआ है, जो ही मैं इसको हटाऊं देखिए पेज कहाँ चला गया, नीचे। समझ में आ रहा है। तो अगर बीच में कुछ आ जाए तब इंटेंसिटी क्या होगी, तब उस केस में भी देख लीजिए, क्या ये फील आ गया ना, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट स्पेशली क्या करने के लिए आया, ये दिखाने के लिए आया कि बीच में क्या है। फिलहाल में म्यू का मतलब यही है, म्यू का मतलब यही है कि ये दिखाना कि बीच में कोई है कि नहीं है। म्यू नॉट है दैट मीन्स कुछ नहीं है, ये कहना चाह रहा है वो। लेकिन अगर कोई आ गया तब, तो मीडियम की परमिटिविटी वहां से निकालते हैं, ठीक है ना। अब मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, तो मीडियम की परमिटिविटी आप देखोगे तो म्यू एम मतलब मीडियम की परमिटिविटी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में लिखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो भी आपने रखा है, जो भी आपने रखा है, सपोज कर लीजिए आपने कुछ रखा है, उसको मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम म्यू नॉट से। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, म्यू नॉट से। यहां से क्या निकल जाएगा, मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करो, इस म्यू नॉट को इधर भेज दो तो मिल जाएगा रिलेटिव, मतलब उसके रिस्पेक्ट में, म्यू नॉट के रिस्पेक्ट में उस मीडियम की परमिटिविटी मिल जाएगी। ध्यान से समझना, ये मीडियम की परमिटिविटी है, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, और म्यू नॉट है। समझ पा रहे हैं। तो म्यू नॉट मतलब फ्री स्पेस की परमिटिविटी, तो म्यू एम अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा। ये रिलेटिव परमिटिविटी बताता है, यानी फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में जो रखा गया ऑब्जेक्ट उसके द्वारा कितनी परमिटिविटी पैदा की जा रही है। क्लियर है। तो ये भी याद रखेंगे, है या ना, समझ में आ गया। अब इसकी जो वैल्यू है, अच्छा इसका यूनिट हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया अभी तक, कैलकुलेट करके लिख देते हैं ताकि हमको याद रहे, ठीक है। तो आईडीएल सॉरी आई एल है, तो आई का क्या होता है, एम्पियर होता है, ये मीटर होता है, और यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, यानी एम्पियर मीटर अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो एम्पियर अपॉन मीटर, यही तो आएगा यहाँ पे एम्पियर अपॉन मीटर, और इस एम्पियर अपॉन मीटर को ऊपर कर देंगे, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, हाँ या ना। देखिए यहाँ पे बी का मतलब टेस्ला, यहाँ से ये चला जाएगा 1 मीटर, और इधर से एम्पियर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ठीक है। ठीक, ये बात याद रखेंगे, कभी भी भूलिएगा मत। यहां तक में कोई दुविधा बताइए, नहीं दुविधा है, बिल्कुल। तो इस चीज को भी आप क्या कर लेंगे, फटाक से नोट कर लेंगे, तो नोट कर लिया होगा। अब इस चीज को यहीं पे हम खत्म करेंगे। हाँ, एक चीज का अगर कोई पूछ दे कि इसका अगर एक यूनिट बताइए, तो इसका यूनिट क्या होता है, होता ही नहीं है, यूनिटलेस है। स्वाभाविक सी बात है, जो ऊपर रहेगा यूनिट वही नीचे वाला रहेगा, खत्म। तो यूनिट लेस, लॉस नहीं, यूनिट लेस होता है ये, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपने निकाला है ये किस में निकाला, मतलब ये जो वैल्यू आई है किस में आई है, ये एसआई यूनिट है। अगर आप मान लीजिए कि सीजीएस यूनिट इसकी निकालिए, ये है एसआई यूनिट, ये भी याद रखेंगे, थोड़ा सा बस है छोटा सा। अगर आप ये निकाल रहे हो तो ये एसआई यूनिट में आएगा। बाकी अगर आप सीजीएस में निकालोगे, सीजीएस में, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएस में निकालोगे तो 1 आएगा। सीजीएस में निकालोगे तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, और सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या आएगी, 1। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू एसआई में 10⁻⁻⁷, और सीजीएस में कितनी आ जाएगी, 1।
ओके, क्लियर है? क्लियर। तो इस सबको नोट डाउन करते हुए बायो सेवार्ट के नियम को यहीं पे टाटा बाय बाय बोलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे की कहानी देखेंगे। देखिए बायो सेवार्ट नियम को ये नहीं कि यहाँ पे लॉ लगा दिया, फॉर्मूला आ गया, अब घरे चलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कि अब इसके आगे की कहानी अभी लंबी है, यानी इसी लॉ के ऊपर स्टार्ट होगी कहानी, लेकिन हम इस लॉ को यहीं पे छोड़ेंगे, ठीक है। कुछ देर के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रेक मार देंगे। मेरा जो पोर्शन था, मतलब मेरी जो फीलिंग्स थी ये थी कि भैया हमने जो स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को मैं अभी लेके चल रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा था कि नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा था, तो नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा उस पर पहले काम किया मैंने। अब वो कितना डिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए मुझे बायो सेवार्ट के नियम को लगाना पड़ा। अब ये तो हो गया पहले एक्सपेरिमेंट का खेल खत्म। सेकेंड एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया है, जहां पे मैंने ये दिखाया था कि एक क्यू चार्ज को जब मैं क्या कर रहा हूं, एक करंट कैरिंग वायर के पास रख रहा हूं, तो कोई फोर्स फील नहीं हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन जब वो मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वो अट्रैक्ट और रिपल हो रहा है। तो अब मुझे ये देखना है कि अगर एक क्या है, एक क्यू चार्ज जो मूव कर रहा है, यानी एक मूविंग चार्ज है, और उसके बगल में एक वायर रखा गया है, तो वो उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, इसको हम लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, लॉरेंज फोर्स के बारे में, कैसे वो फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? आया ना? तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लॉरेंज फोर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच एमर्स।